पाकिस्तान में रियल एस्टेट के ऊपर और टैक्सेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे, खबरों में क्या आ रहा है, बजट में क्या प्रपोजल्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, इस वीडियो को देखें, सब समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जैसा कि आप इंट्रो में सुन चुके हैं कि रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर और कितने टैक्सेस प्रपोज किए जा रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वो टैक्सेस वाकई इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको अप्राइज करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो सुनने में आ रहा है, टीवी पर भी आप देख चुके हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको क्लिप्स जो है लोग भेजते होंगे और अखबारों की कटिंग्स की तस्वीरें भी आपको भेजते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि IMF के साथ जो गवर्नमेंट की नेगोशिएशंस हुई हैं उसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि रियल एस्टेट के ऊपर और टैक्सेस लगाए जाएं। उसमें कुछ चीज़ें इन बिटवीन द लाइंस लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि नॉन फाइलर्स जो हैं उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज करने के बारे में सोचा जा रहा है, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा होती है, 5 करोड़ से ज़्यादा, या आप समझ ले कि 10 करोड़ से ज़्यादा, उसके ऊपर टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है और कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है। और वो कैसे होगा इसके बारे में मैं फर्दर आपको बताता हूँ। तो एक चीज़ तो आप याद रखें कि पूरी दुनिया में चाहे अमेरिका है, UK है, दुबई है, टर्की है, इनकी इकोनॉमी रियल एस्टेट के ऊपर चलती है। आई डोंट नो क्यों हमारे मुल्क में रियल एस्टेट के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट इस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ठप पड़ी हुई है और कोई लोग इसमें बाइंग और सेलिंग नहीं कर रहे, अभी भी कर रहे हैं, और बल्कि जिनके पास पैसे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय, वो बाइंग कर रहे हैं क्योंकि प्राइसेस नीचे हैं और वो फोर्स ही करते हैं कि जी बहुत जल्दी प्राइसेस ऊपर जानी शुरू होंगी। तो बहरहाल जो गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में गवर्नमेंट बेहतर जानती है, दुनिया का जो मॉडल है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन अब हम क्या कर सकते हैं। इसमें यह है कि जो प्रपोजल है वो ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ तक की होगी तो उसके ऊपर 3% गेन टैक्स होगा। तो ये तो पहले ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर वाली प्रॉपर्टी वाले लोग कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। हमारे मुल्क में जो पॉपुलेशन की रेशियो देखी जाए उस हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जो 5 मरला 10 मरला 1 कनाल में रहने के ख्वाहिशमंद हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो उनको ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। उसके अलावा जिनकी कीमत, प्रॉपर्टी की कीमत 7 करोड़ से ऊपर होगी, ये प्रपोजल्स हैं जो अभी बजट जब पेश होगा तो उसके बाद ये क्लियर होगा कि यही प्रपोजल्स चल रही हैं और यही अप्रूव होंगी या डिफरेंट हैं। तो ये वो हैं जो मीडिया में आ रही हैं और उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और चीज़ जो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बजट जो अभी आना है कुछ दिनों में, वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम पे भी कोई भी ऑर्डिनेंस पास करके, कोई भी रूल पास करके चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो कोई और रूल हो। तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी बजट एक फिस्कल ईयर का एक ख़ास चीज़ होती है, तो डेफिनेटली उसमें मेन चीज़ें स्पेल आउट की जाती हैं। तो 5 करोड़ तक का मैंने आपको बताया कि 3% कैपिटल गेन टैक्स होगा। टैक्सेस और टैक्सेशन की एक्सप्लेनेशन एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसी चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। बायर के क्या टैक्सेस हैं, सेलर के क्या टैक्सेस हैं, डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 7E क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट होगा, उसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ। और उसके अलावा सेल्स टैक्स, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हैं और ये प्रोविंशियल टैक्स होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में। और प्रोविंशियल टैक्स क्या है, फेडरल टैक्स क्या है, FBR रेट क्या होता है, DC रेट क्या होता है, वो सब उस
एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है और आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि 5 करोड़ तक जो प्रॉपर्टी होगी उस पर 3% टैक्स होगा, वो पहले भी 3% है। 7 करोड़ तक जो प्रॉपर्टी होगी या उससे ज़्यादा होगी और 10 करोड़ से कम होगी उसके ऊपर 4% कैपिटल गेन टैक्स होगा, और 10 करोड़ से ऊपर जो प्रॉपर्टी होगी उस पर 10% कैपिटल गेन टैक्स होगा। ये प्रपोजल्स हैं। उसके अलावा एक दूसरा तरीका है जिसके तरीके से वो जो है टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं, वो है कि एफबीआर के जो वैल्यूएशन टेबल्स हैं जहां पे उन्होंने एफबीआर रेट्स दिए होते हैं और उनके बेस के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। प्रोबेबली गवर्नमेंट एफबीआर जो है उन टेबल्स को भी रिवाइज करने के बारे में सोच रही है, जिसके बारे में मेरी एक रिजर्वेशन है। कोई बंदा अगर मुझे समझा दे, कमेंट्स में मुझे कॉन्टेक्ट करके बता दे तो आई विल बी ग्रेटफुल कि जब जो एफबीआर की या डीसी रेट्स में जो वैल्यूएशन टेबल्स में जो रेट्स लिखे होते हैं वो बेसिकली जो मार्केट में रेट चल रहा होता है उसको मद्देनजर रखकर वो रेट्स स्पेल आउट किए जाते हैं। और अब जब पिछले वैल्यूएशन टेबल्स आए थे उसके बाद से मार्केट जो है वो डाउन जा रही है, कीमतें कम से कम होती जा रही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, अर्बन है, रूरल है, कोई भी है, तो उसकी प्राइसेस नीचे से नीचे जा रही हैं या वहीं पे रुकी हुई हैं। तो जब मार्केट रेट्स रुके हुए हैं या माइनस में जा रहे हैं तो आप कैसे वैल्यूएशन टेबल्स में उनकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं? क्योंकि जो मार्केट रेट है, अगर एक चीज 2 करोड़ की थी और वो अब 2.25 करोड़ की या 1.5 करोड़ की रह गई है तो उसके वैल्यूएशन टेबल में उसकी वैल्यू कम हो जानी चाहिए, जबकि वैल्यूएशन टेबल को इंक्रीज करने के बारे में सजेशन दी जा रही है या एक खबर आ रही है। तो बहरहाल गवर्नमेंट नोज बेटर, एफबीआर नोज बेटर, वील नो आफ्टर द बजट इज अनाउंस्ड और प्रपोज्ड और उसके बाद उसका अप्रूवल होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे मुल्क में बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि हमारे मुल्क में 2 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, फाइलर एंड नॉन फाइलर। अब फाइलर वो बंदा जो अपने टैक्स रिटर्न दे रहा है उसको तो आप टैक्स उसके ऊपर लगा रहे हैं। जो नॉन फाइलर है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें नॉन फाइलर की टर्मिनोलॉजी होगी। तो ये नॉन फाइलर की टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट ही क्यों करती है भाई? एफबीआर अगर अपना टैक्स बेस जो है उसको ब्रॉड करना चाहता है तो वो आप ज़रा तरीके से, पहले उन्होंने कहा था कि हम सिम्स ब्लॉक कर रहे हैं नॉन फाइलर्स की, तो मेरे ख्याल में 5-10 हज़ार से ज़्यादा सिम्स जो हैं वो ब्लॉक ही नहीं हुई। और मेरे एक जानने वाले ने कहा कि जी मेरी सिम ब्लॉक हो गई है, तो वो इसलिए ब्लॉक हो गई कि उसने, वैसे वो फाइलर है लेकिन पिछले साल क्योंकि उसने टैक्स फाइलिंग नहीं की थी तो वो एक्टिव टैक्स फाइलर लिस्ट से नाम उसका आउट हो गया, और पेंशनर है और उसका कोई टैक्स इतना ज़्यादा बनता भी नहीं है। उसने जल्दी से अपने जो कंसल्टेंट है, वो जो वकील है, उसको बताया कि यार मेरी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करो ताकि मैं अपनी सिम को जो है वो रीएक्टिवेट करवाऊँ। तो आई डोंट नो गवर्नमेंट किस तरीके से इसको हैंडल करेगी या कैसे करेगी। जो नॉन फाइलर्स वाली टर्मिनोलॉजी अगर वो आप ख़त्म कर दें और मैक्सिमम लोग जो है वो टैक्स नेट में आ जाएं तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स बेस जो है वो ब्रॉड हो जाता है और उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी और आपको ये गिमिक्स नहीं करने पड़ेंगे कि जी अच्छा ये इतना टैक्स होगा, इतना टैक्स होगा। और रियल एस्टेट को आपने बिल्कुल ही जो है फ्लैट कर दिया और वो बढ़ गई है। एक और खबर जो रियल एस्टेट से बड़ी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है वो ये है कि बैंक्स जिनका इस टाइम पे रिटर्न रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद कह ले, इस्लामिक बैंकिंग में भी वो आता है लेकिन वो इस्लामिक बैंकिंग में उसको सूद नहीं कहते, उसको एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। वो तकरीबन 22% है। दुनिया में कहीं भी शायद ही कहीं पे इतना इंटरेस्ट रेट हो, और जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा उस वक्त तक लोग बैंकों से पैसे नहीं निकालेंगे। अभी लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए हैं, बैंक उनको रिटर्न देता है और वो चुप करके बैठे हुए हैं। जैसे ही रिटर्न रेट नीचे आएगा, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें डिक्लेयर किया जाता है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने ये कुछ अर्सा पहले ये अनाउंस भी किया था कि मार्कअप रेट, इंटरेस्ट रेट जो है उसको हम नीचे लेकर आएंगे, 15-16% के ऊपर लेकर आएंगे। तो जैसे ही रिटर्न रेट, इंटरेस्ट रेट, मार्कअप रेट नीचे आएगा तो बहुत जल्दी हो सकता है कि इस बजट में भी अनाउंस करें, और मॉनेटरी पॉलिसी भी फ्रॉम टाइम टू टाइम आती रहती है उसमें अनाउंस करेंगे। तो ये
रिटर्न रेट जैसे ही नीचे आएगा तो रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो ऊपर जाने के चांसेस हैं। इसके अलावा इस इलेक्शन से पहले जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो हमारे वजीर ख़जाना थी, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम नए नोट्स लेकर आ रहे हैं, पुराने नोट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे भी रियल एस्टेट को बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि तमाम वो लोग जिन्होंने कैश में पैसे रखे हुए हैं तो वो उसको जब एक्सचेंज करवाने के लिए बैंक में जाएंगे तो इतनी हैवी करेंसी को, इतनी हैवी अमाउंट को जब कन्वर्ट करवाते हैं तो उनसे पूछगछ हो सकती है कि ये पैसे आपके पास कहाँ आए। तो वो बहुत तेज़ी से इसको रियल एस्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली फाइल्स में। पाकिस्तान में दो किस्म की रियल एस्टेट है, एक प्लॉट स्टेट है, एक फाइल स्टेट है, ठीक है। तो वो फाइल्स में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको फर्दर बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि फाइल स्टेट का क्या मतलब है और प्लॉट स्टेट का क्या मतलब है। तो एक्सपेक्टेड है कि जी जैसे ही ये पॉलिसी अनाउंस होगी, जो आई डोंट नो कब तक होती है, लेकिन इलेक्शन से 2-3 महीने पहले ये अनाउंस कर दिया गया था, तो इंशाल्लाह ताला उस वक्त भी रियल एस्टेट में बूम आने के चांसेस हैं। एक और चीज़ जो मैं फोर्सी करता हूँ वो ये है कि देयर आर मेगा प्रोजेक्ट्स विच आर बीइंग लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में लॉन्च किया, इसी तरह CBD है, रूडा है, DHA बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है, जॉइंट वेंचर्स कर रहा है, अस्करी कर रहा है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, उसके अलावा मरी में भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है। डिटेल्स अभी तक पता नहीं है, लेकिन र्यूमर मैंने सुनी है। तो जब इतने मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अस्करी 11 लाहौर में एक प्रोजेक्ट है जिसमें 922 अपार्टमेंट्स बनने हैं, आशू ग्रुप और हाउसिंग का आपस में जॉइंट वेंचर है। इसी तरह एक पार्क व्यू DHA फेज 8 पार्क व्यू के साथ एक जगह है, वहाँ पे भी एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर GOR के घर बनने शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ IT सिटी में आपको पहले बता चुका हूँ, CBD है, रूडा है। रूडा के अंदर बहुत सारे जो हैं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, किंगडम सिटी, मेट्रो सिटी और सफायर बे, एमरल्ड बे आना है। ऑल्दो कि मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो बता दूंगा कि इन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हुए आप बहुत केयरफुल रहे, ये कैसे आपको ट्रैप करते हैं वो आप उसको देख सकते हैं। तो जब इतने मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं तो क्या ये इतने बड़े मगरमच्छ, इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट नहीं करेंगी, या गवर्नमेंट में वो इस तरह की प्ले नहीं करेंगे कि जी रियल एस्टेट को एमनेस्टी मिलनी चाहिए? अब एमनेस्टी का लफ्ज़ ऐसा है कि IMF जब एमनेस्टी सुनता है तो उसके बिल्कुल जो है ना, आप समझ लें कि दुम पे खड़ा हो जाते हैं और उसको बहुत गुस्सा आता है। तो हो सकता है कि एमनेस्टी ना आए, मैं ये फोर्सी करता हूँ कि एमनेस्टी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंसेंटिव्स जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को दिए जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दिए जा सकते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जिसमें सीमेंट है, बजरी है, सरिया है, ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, फिनिशिंग के लिए, उनको इंसेंटिव दिया जा सकता है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी और रियल एस्टेट को एक बूम मिल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें थी। बॉटम लाइन ये है, जो मेरे तमाम एनालिसिस हैं उनमें और मेरी जो फोरसाइट है वो ये कहती है कि अक्टूबर के एंड तक, 2024 अक्टूबर में रियल एस्टेट का बूम आना स्टार्ट हो जाएगा और कीमतें ऊपर से ऊपर जानी शुरू हो जाएंगी। तो तमाम वो लोग जो जिनके पास अभी पैसे मौजूद हैं, बैंकों में रखे हुए हैं, उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि जल्द अज जल्द जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं वो खरीद लें, क्योंकि अक्टूबर के बाद कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाली हैं। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, जो डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट गुरुज ऑफ रियल एस्टेट हैं, उनसे बातचीत में मुझे ये समझ आई है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।